दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 सितंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के कई जिलों में 15 सितंबर तक हवा और बारिश की आशंका नजर आ रही है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर पश्चिमी की ओर से बढ़ने तथा बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी और उत्तर पश्चिमी ओडिशा की तटों के आसपास के क्षेत्रों में दबाव बनने से बिहार में आंधी तूफान बारिश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हो सकती है लेकिन कंफर्म नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, सिवान, सारण, गोपालगंज, पटना और गया सहित कई स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। जी हां, ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को बिहार के इन जिलों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। वहीं पर कुछ जिलों में आसमानी बिजली गिरने की संभावना है। जी हां, और कहीं पर तेज हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में तीसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव का नामांकन 16 सितंबर से शुरू किया जाएगा। जी हां, जबकि इस संदर्भ में आयोग के द्वारा 15 सितंबर को अधिसूचना जारी होगा। जी खबर के अनुसार तीसरे चरण का नामांकन 16 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 25 सितंबर को की जाएगी। जी हां, वही नाम वापसी की अंतिम तिथि 27 सितंबर तक होगी और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन भी 27 सितंबर को ही कर दिया जाएगा। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन 17 सितंबर को कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 6 महीने में 6 करोड़ कोरोना टीकाकरण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, पर इससे भी अधिक टीका हम लोग इस अवधि में लगाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि डेंगू और वायरल बुखार को लेकर हम लोग पूरी तरीके से अलर्ट हैं। उन्होंने कहा है कि गोपालगंज में 9 और सारण में 1 डेंगू के मरीज मिले हैं। पटना में इसकी जांच कराई जा रही है। दोस्तों बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी से भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दरभंगा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। जिन्हें इस पर शक है वह अपना डीएनए टेस्ट करवा लें। यहाँ के मुसलमान दूसरे देशों में हिंदू मुसलमान के रूप में पहचाने जाते हैं। इसके अलावा भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बरसाती मेंढक बताते हुए जिन्ना का दूसरा रूप करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में तालिबानी और आतंक सोच के लोग भी हैं। इसके अलावा कहा है कि ऐसे लोग अफगानिस्तान जा सकते हैं, वहां पेट्रोल और मकान भी सस्ते में मिलते हैं। हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इतना सुंदर देश को वामपंथी विचारधारा के लोग और इस्लामिक कट्टरपंथी नर्क बनाना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते हुए कि कभी सफल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि दरभंगा और बिहार में भी ऐसे घुसपैठिए हैं जिन्हें चिन्हित करके बाहर भेजना चाहिए। दोस्तों बिहार की राजनीति कब किस ओर करवट लेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ दिन पहले तक चिराग पासवान को एनडीए से अलग होने की बात करने वाले बिहार सरकार के मंत्री अब उन्हें गठबंधन का हिस्सा बता रहे हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा बता रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि चिराग पासवान कल भी एनडीए में थे और वह आज भी हमारे गठबंधन का हिस्सा है, यानी कि एनडीए में है। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बताए जाने को लेकर उनकी बेचैनी को करार दिया है। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जिस तरीके से चिराग और तेजस्वी के बीच नजदीकियां बढ़ी है उससे एनडीए में बेचैनी है। अब उन्हें चिराग अपने गठबंधन का हिस्सा लगने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि चिराग अलग हो गए तो फिर गठबंधन को नुकसान होगा। यही कारण है कि अब वह यू टर्न लेते हुए चिराग पासवान को एनडीए में जोड़ने की बात कह रहे हैं।
दोस्तों मॉडलिंग में बिहार ने परचम लहरा दिया है। जी हां, किशनगंज की बबीता मिस इंडिया बनी है। जी हां, बिहार की पहचान अब तक राजनीति और नौकरियों में कामयाबी हासिल करने तक रही है, लेकिन अब इससे अलग मॉडलिंग के फील्ड में भी बिहार को बड़ी सफलता मिली है। जी नई दिल्ली में आयोजित रूबरू मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में किशनगंज की बबीता मिश्रा ने ताज जीतने में कामयाब हासिल की है। जी हां, किशनगंज की बबीता ने बताया है कि इस मुकाम तक पहुंचने का श्रेय पूरे परिवार और शुभ चिंतकों को जाता है। इस प्रतियोगिता में कई राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। एक तरफ लड़कियों की शादी के बाद उनके सपने टूट जाते हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में बबीता ने अपने आप को मजबूत किया है। दोस्तों किशनगंज जिले में बाढ़ एवं अधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त फसल से नुकसान की भरपाई के लिए सरकारी सहायता मिलने की उम्मीद किसानों को जगी है। इसके लिए कृषि विभाग पटना द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार सभी प्रखंड अंतर्गत अत्यधिक वर्षापात या फिर बाढ़ आदि से हुए फसल क्षति का वास्तविक आकलन किया गया। जी हाँ, किशनगंज के डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश के निर्देश पर वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक टीम गठित की गई। ये टीम अपने अपने निर्धारित प्रखंड में पहुंचकर अधिक वर्षापात और बाढ़ के कारण हुए फसल क्षति का वास्तविक आकलन का जायजा लिया। दोस्तों बिहार से रोजगार के लिए विदेश जाना कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजी राज के दौरान जब परिवहन की सुविधा बेहद खराब और नौकरियों में खूब शोषण हुआ करता था, तब भी बिहार के लोग मॉरिशस और त्रिनिदाद जैसे गुमनाम द्वीपों पर भी जाने से नहीं चुके। यह सिलसिला अब भी जारी है। हालांकि अब स्थितियां बदली है और लोग अधिक बेहतर की चाहत में रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं। कोरोना की स्थिति में सुधार होते ही इस साल पासपोर्ट बनाने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। अभी आपको मेरे द्वारा पता लगेगा कि बिहार के किस जिले के लोग विदेश जाने के लिए कितने अधिक उत्साहित हैं। तो बिहार से विदेश जाने वालों में ज्यादा तादाद रोजगार करने वाले लोगों की ही रहती है। पटना के पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक बीते साल के मुकाबले इस साल 2021 में बिहार में 22,000 ज्यादा लोगों ने अपने पासपोर्ट बनवाए हैं। इस दौरान सिवान जिले में सबसे ज्यादा 16,283 लोगों के पासपोर्ट बनाए गए, जबकि इस मामले में गोपालगंज दूसरे और पटना तीसरे नंबर पर रहा है। साल 2020 की शुरुआत में कोरोना ने पांव पसारना शुरू कर दिया था। इसके चलते रोजगार के लिए विदेश जाने की इच्छुक भारतीय देश में ही रहने को मजबूर हो गए थे। पर्यटन उद्योग भी पूरी तरीके से ठप हो गया था। इसका असर पासपोर्ट बनवाने पर पड़ा। जब पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक साल 2020 में जनवरी से जुलाई के बीच करीब 1,04,000 लोगों ने पासपोर्ट बनाने का आवेदन दिया था। उनमें 1,02,000 लोगों के पासपोर्ट बनाए गए हैं। दोस्तों बिहार में पुलिस वालों पर हमले की लगातार घटनाएं सामने आती रहती है। नालंदा, गया, छपरा और मुजफ्फरपुर के बाद मोतिहारी में पुलिस को उग्र भीड़ ने निशाना बनाया है। ग्रामीणों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इस हमले में पुलिस की गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। 4 पुलिस वालों को इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यह घटना मोतिहारी शहर के सटे रघुनाथपुर ओपी क्षेत्र की है। यहाँ सभी गाँव में भूमि विवाद यानी कि जमीनी विवाद के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की सूचना मिलते ही फौरन मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर भी उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से पीटा। दोस्तों बिहार में अब तक करीब 62% लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। करीब 7 करोड़ 22 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाना है। उनमें से 4 करोड़ 47 लाख लोगों ने पहला या फिर दूसरा टीका लगवा लिया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 3 करोड़ 69 लाख लोगों ने बिहार में अब तक वैक्सीन का पहला डोज लिया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बिहार के शहरी क्षेत्र में टीकाकरण का काम करीब करीब पूरा किया जा चुका है। इस वजह से विभाग का सर्वाधिक फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जुलाई में टीकाकरण का महाअभियान शुरू किया जाएगा। 2 महीने में महाअभियान के दौरान 2 करोड़ 25 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया। जी हां, सितंबर महीने में करीब 1 करोड़ 25 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई है। जी खास तौर से राजनेता हिंदू मुसलमानों को लेकर बयानबाजी करते दिख रहे हैं। जी कल सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिंदू मुसलमानों को लेकर एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने बिना किसी पार्टी या फिर नेता का नाम लिए बगैर ट्विटर पर लिखा है कि तुम हिंदू, सिख, ईसाई ना मुसलमान के हो, बस मित्रों के हो, ना देश ना फिर इंसान के हो। यानी कि राहुल गांधी का सीधा सीधा निशाना बीजेपी पर था।
दोस्तों अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। जी हां, उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ही नहीं बल्कि आरएसएस भी चुनावी मोड में आ गया है। जी हां, खुद मोहन भागवत ने इसकी कमान संभाल ली है और मुस्लिमों को जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत शुरू कर दी है। जी, बीते दिनों ही उन्होंने मुंबई में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात करके बीजेपी शासन में मुसलमानों को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की है। जी, अब इस कड़ी में झारखंड दौरे के दौरान उन्होंने मुसलमानों को आरएसएस की शाखाओं में आने का न्योता दिया है। जी हां, यही नहीं, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए खास तौर पर संदेश दिया है कि आरएसएस को महिलाओं से भी कतई परहेज नहीं है। एक सभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा है कि बदले माहौल में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है। 3 दशक पहले से यह बात लगातार कही जा रही है। ऐसे में मुस्लिम भाई बहन आरएसएस की शाखाओं में आए, इससे वे समझ सकेंगे कि आरएसएस के विचार क्या है, वे किस तरीके का काम करता है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। भारत में रहने वाले मुस्लिम किसी अरब देश से नहीं आए हैं बल्कि यहीं के हैं। सभी के पूर्वज हिंदू ही थे। हम सभी का डीएनए एक है, हमारे संस्कार अलग है। संस्कार वाली बात को समझाने के लिए मोहन भागवत ने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ भारतीय मुसलमान ही ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। यह पैगंबर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दुनिया में अन्य कहीं के मुसलमान ये नहीं मनाते हैं। वजह यह है कि उनका संस्कार अलग है। भारतीय मुसलमानों का संस्कार पूरी तरीके से भारतीय है। तभी तो जिस तरीके से हम अपने महापुरुषों के जन्मदिन पुण्यतिथि मनाते हैं, उसी तरीके से वो भी हजरत मोहम्मद साहब की ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान अब्बा जान पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। जी साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा है। यह समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कैसा तुष्टिकरण, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे कम है। मुस्लिम बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है। मुस्लिम इलाके में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाते हैं। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार से बाबा की सरकार को 16,260 लाख रुपए मिले थे। बाबा ने सिर्फ 1602 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है। 2017-18 में प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत मात्र 10 मुसलमानों को घर मिले हैं। अब्बा के बहाने किसके वोटों का तुष्टिकरण हो रहा है बाबा? देश के 9 लाख बच्चे गंभीर तौर पर कुपोषित हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से सटे बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग उठ रही है। चूंकि बख्तियारपुर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का जन्म स्थान है, ऐसे में बख्तियारपुर का नामांकन नीतीश कुमार के नाम पर करने की मांग बीजेपी की नेता ने उठाई है। हालांकि सोमवार को जब नीतीश कुमार से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब मत बोलिए, ये फालतू बात है, लोग बिना मतलब की बात करते रहते हैं, ये सब हमको नहीं चाहिए। दोस्तों मछली पालकों की आय में बढ़ोतरी करने और फिर इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए बिहार की नीतीश कुमार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत बिहार के मछली पालकों को एक और सौगात देने की घोषणा की है। बिहार में अब मछली पालकों के नए तालाब के निर्माण पर बिहार सरकार की तरफ से 90% तक सब्सिडी मिलेगी। साथ ही मछली बेचने के लिए गाड़ी और आइस बॉक्स खरीदने पर भी अनुदान का प्रावधान है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पारंपरिक खेती की जगह वैज्ञानिक तरीके और नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा खेती के साथ ही मछली पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन जैसे अन्य पेशा को अपनाने के लिए किसानों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसी सिलसिले में बिहार सरकार ने यह फैसला किया है। जब बिहार सरकार मछली पालकों को नया तालाब और हैचरी निर्माण करने पर 90% तक अनुदान देगी। इससे बिहार में मछली का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और वे समृद्ध का जीवन भी जी सकेंगे। सरकार सिर्फ मछली पालने का ही इंतजाम नहीं कर रही है बल्कि उसे बेचने के लिए व्यवस्था बना रही है। इसी के तहत मछली को बाजार तक पहुंचाने के लिए गाड़ी और आइस बॉक्स खरीदने पर भी अनुदान दिया जाएगा। फिलहाल इस योजना का लाभ बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मछली पालकों को ही मिलेगा। योजना के तहत मछली उत्पादकों को सुरक्षित और सही समय पर मछली को बाजार तक पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। छोटे मछली पालकों को मोरेप गाड़ी के लिए अनुदान दिया जाएगा, वही बड़े मछली पालकों को 3 पहिया और 4 पहिया गाड़ी की खरीदारी पर सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों बिहार पंचायत चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होंगे। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पड़ने वाले मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध किए जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय सुरक्षा इंतजामों का खाका तैयार करने में जुटा है। जल्द ही पुलिस की तैनाती कहां और कितनी होगी, इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर है।
दोस्तों बिहार अंडर 19 महिला और पुरुष क्रिकेट टीम का चयन कर लिया गया है। इस टीम में पूर्णिया के एक महिला और एक पुरुष खिलाड़ियों को जगह मिली है। यहाँ के शर्मन निर्गोद को बिहार के पुरुष टीम का कप्तान बना दिया गया है। वहीं कोमल कुमारी जो पूर्णिया की रहने वाली है, उनका चयन महिला टीम में हुआ है। पूर्णिया जिले के 2 खिलाड़ियों ने बिहार में जिले का नाम रोशन किया है। यहाँ आपको यह भी बता दूं कि अंडर 19 टीम के लिए पूर्णिया के दोनों का चयन हुआ है। शर्मन निगरोध बिहार अंडर 19 पुरुष के कप्तान चुने गए हैं। यह शर्मन निगरोध पूर्णिया शहर के प्रभात कॉलोनी मोहल्ले के रहने वाले हैं। जो वे प्रतिभावान और बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी हैं। जिला टीम में काफी समय से खेलते रहे हैं, जबकि महिला टीम में कोमल कुमारी का चयन बिहार महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है। कोमल पूर्णिया के चूनापुर की रहने वाली है। वे अति साधारण और सामान्य परिवार से आती है। दोनों के परिवार वाले और खेल प्रेमियों ने उनके चयन पर खुशी जताई है। दोस्तों बिहार के किसानों के सामने इन दिनों खाद उर्वरक की समस्या है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के जिलों के लोग पड़ोसी राज्य के खाद के भरोसे खेती कर रहे हैं। हालांकि बिहार के किसानों को बंगाल से खाद लाना न सिर्फ महंगा पड़ता है, बल्कि कई बार किसानों को नकली खाद भी दे दिया जाता है। ऐसे में साफ है कि किशनगंज जिला समेत कई जिलों के किसान बिहार में हो रहे खाद की किल्लत को लेकर काफी परेशान है। इस मामले में किशनगंज जिले की कृषि पदाधिकारी ने भी स्वीकार किया है कि खाद की कमी की वजह से बंगाल से किसानों को खाद खरीदना पड़ता है। यह जानकारी के अनुसार बंगाल और नेपाल सीमा से सटे बिहार के किशनगंज जिला में 85,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है। जून माह के अंतिम सप्ताह से लेकर 10 अगस्त तक प्राय खेत में धान की फसल लहलहाने लगती है, लेकिन सही समय पर किसानों को खाद नहीं मिलने से किसानों को बंगाल से ऊंची कीमतों पर खाद खरीदना पड़ रहा है। खाद की किल्लत और इस वजह से हो रहे परेशानियों को लेकर किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड और किशनगंज प्रखंड के कई गांव के किसानों ने कहा है कि डीलर और पैक्स के माध्यम से खाद खरीदना पड़ता है। यह किसानों का कहना है कि एक तो जरूरत के हिसाब से खाद समय पर नहीं मिल पाता और साथ ही लोगों से तय कीमतों से भी अधिक पैसे लिए जाते हैं। दोस्तों बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम का चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह टीम में इस बार सिवान की बेटियों का दबदबा है। यह टीम की कप्तान समेत कुल 5 खिलाड़ियों का बिहार में अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। यह टीम विशाखापट्टनम में 20 सितंबर से शुरू हो रहे टूर्नामेंट में भाग लेगी, जहां कई राज्यों की टीमों से इनका मुकाबला होगा। बीसीसीआई के शेड्यूल के अनुसार महिला अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम का भिड़ंत मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा और बड़ौदा से होनी है। यह टीम का नेतृत्व करने के लिए सिवान की श्रुति गुप्ता को कैप्टन चुना गया है। जी हां, वही कुमारी निष्ठा, आर्य सेठ, सूर्या भारद्वाज और वैदेही यादव की भी टीम में चयन हुआ है। दोस्तों भागलपुर से बक्सर तक गेहूं और आलू में आर्सेनिक मिला हुआ पाया गया है। इस आर्सेनिक की वजह से लोगों में दिल, गुर्दा, फेफड़ा से जुड़ी बीमारियां बढ़ गई है और बढ़ने की संभावना है। जहां गंगेय क्षेत्र के भूजल के बाद बिहार के घरों में पहुंचने वाली खाद्य सामग्री विशेष रूप से गेहूं और आलू में आर्सेनिक के असर की पुष्टि हुई है। बिहार के 2 क्षेत्रों बक्सर से भागलपुर के बीच कुछ गाँव में डोर टू डोर जुटाई गई खाद्य सामग्री की लैब जांच के बाद इसका पता चला है। इस संबंध में रिसर्च पेपर हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इस तरीके से यह साफ हो गया है कि आर्सेनिक भूजल के बाद अब बिहार के खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका है। खाद्य श्रृंखला में आर्सेनिक के असर से न केवल नई खतरनाक बीमारियां बल्कि दूसरी बीमारियां और तीव्र हो सकती है, यानी कि बढ़ सकती है। दोस्तों बिहार में अब स्वास्थ्य सेवक घर घर घूमेंगे और मरीजों की जानकारी लेंगे। यही नहीं, बाहर से आने वाले मरीजों की पहचान भी करेंगे। तो चलिए पूरी बात बताते हैं विस्तार से। तो कोरोना संकट को देखते हुए दूसरे राज्यों से आने वालों पर स्वास्थ्य विभाग नजर रखेगा। इसके अलावा बिहार में घर घर घूमकर स्वास्थ्य सेवक कोरोना मरीजों की जानकारी हासिल करेंगे। यह स्वास्थ्य विभाग ने यह पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शुरू की है। यह सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग अब नए सिरे से कोविड प्रबंधन की व्यवस्था में जुट गया है। यह सभी जिलों के डीएम और सिविल सर्जनों को निर्देश भी भेज दिए गए हैं। उसमें केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखने के लिए कहा गया है। दोस्तों बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2023 में होने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। 2023 में होने वाले मैट्रिक की परीक्षा के लिए अब 22 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 22 सितंबर तक थी। वही पहली बार में 31 अगस्त ही आखिरी तारीख रखी गई थी। एक बार फिर से बिहार बोर्ड की ओर से तिथि बढ़ाने के बाद कई छात्रों को रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल जाएगा।
दोस्तों बिहार में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है और बिहार के अधिकारियों को निर्देश दिया है। जी हां, बिहार में बढ़ते वायरल बीमारी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार अलर्ट पर है। हर जगह से बिहार सरकार रिपोर्ट ले रही है। कई प्रकार की बीमारियां पहले से होती रही है। बिहार में बीमारी की रोकथाम के लिए काम जारी है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी डीएम को नजर रखने के लिए बोला गया है। लोग कहीं भी ज्यादा भीड़ नहीं लगाएं। मौसम के बदलाव से लोग सतर्क रहें। बिहार में रोज 2 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का लक्ष्य है। दोस्तों बिहार में मुसहर और दलित समुदाय के बीच ईसाई मशीनरी सक्रिय है। पहला फुसलाकर बीमारी ठीक करने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। गया जिला के जनपद के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में एक सप्ताह में दूसरा मामला उजागर होने से हिंदू संगठन और पुलिस सक्रिय हो गई है। कुछ वर्षों से यानी कि कुछ सालों से इस क्षेत्र में इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति द्वारा तैयार अंतिम योजना के अनुसार राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 6 देवी देवताओं के मंदिरों का भी निर्माण करवाया जाएगा। जहां राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा है कि मंदिर की नींव का निर्माण जोर शोर से हो रहा है और इसके अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर के पहले सप्ताह तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। जहां अंतिम योजना के अनुसार राम जन्मभूमि परिसर में विभिन्न देवी देवताओं के 6 मंदिरों का निर्माण होगा। जहां इसके अनुसार परिसर में भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान शिव, देवी दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के मंदिर बनाए जाएंगे। जब मिश्रा ने कहा है कि विभिन्न देवी देवताओं के ये 6 मंदिर राम मंदिर की बाहरी परिधि में लेकिन परिसर के भीतर बनाए जाएंगे। हिंदू धर्म में भगवान राम की पूजा के साथ ही इन देवताओं की पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक उर्दू अनुवादक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसके साथ ही बीएसएससी ने परीक्षा से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश भी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए। बीएसएससी के नोटिस के अनुसार 19 सितंबर 2021 को होने वाली सहायक उर्दू अनुवादक परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकती है। दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने हाल ही में कहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक ही थे और हर भारतीय हिंदू है, जिसको लेकर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने मोहन भागवत के इस बयान का समर्थन किया है। अरशद मदनी ने कहा है कि आरएसएस सही रास्ते पर है। एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में अरशद मदनी ने कहा है कि उन्होंने गलत क्या कहा है। हिंदुस्तान में रहने वाले गुर्जर, जाट, राजपूत हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो उनकी इस बात की बहुत तारीफ करता हूं। मैं तो समझता हूं कि आरएसएस का जो पुराना रवैया था वह बदल रहा है। अरशद मदनी ने आगे कहा है कि मुसलमान को अपने मुल्क से प्रेम है। ये जो केस पकड़ जाते हैं दहशतगर्दी के वे ज्यादातर झूठे होते हैं, क्योंकि अगर ये सब सच होते तो फिर निचली अदालत से सजा मिलने के बाद हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से लोग कैसे बरी हो जाते हैं। मेरे सामने कई ऐसे केस आए हैं जहां लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस शख्स को बाइज्जत बरी कर दिया। आपको बता दें कि पुणे में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि समझदार मुस्लिम नेताओं को कट्टरपंथियों के विरुद्ध धुंध से खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द मातृभूमि, पूर्वज और भारतीय संस्कार के बराबर है। ये अन्य विचारों का अपमान नहीं है। हमें मुस्लिम वर्चस्व के बारे में नहीं बल्कि भारतीय वर्चस्व के बारे में सोचना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हर भारतीय हिंदू है और हिंदुओं और मुसलमानों के पुरख एक ही थे। दोस्तों बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। बहुत जल्द एयरपोर्ट को भव्य बनाया जाएगा। खबर के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में तेज वृद्धि के कारण यहाँ नए सिविल एनक्लेव के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से जमीन की मांग की है तथा जमीन उपलब्ध कराने को लेकर पत्र लिखा है। दोस्तों राजधानी पटना में स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने काफी हंगामा किया और वह कल सुबह से ही नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ओपीडी सेवा बाधित कर दिया है, जिससे मरीजों की परेशानी काफी बढ़ गई है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर ओपीडी सेवा बाधित करके हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे अस्पताल में मरीजों की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि एग्जामिनेशन कंट्रोल द्वारा पूरे बिहार के मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का एग्जाम लिया गया था, जिस
जिसमें 400 छात्रों को फेल कर दिया गया है। आरटीओ के तहत जूनियर डॉक्टरों ने जांच करवाई तो फिर पता चला है कि एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कॉपी की जांच अच्छी तरीके से नहीं हुई है, जिसके कारण छात्रों को फेल कर दिया गया है। जूनियर डॉक्टरों का भविष्य खराब करने की मंशा एग्जामिनेशन कंट्रोल बोर्ड का है। जूनियर डॉक्टरों की माने तो वे लोग इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल तक गुहार लगा रहे हैं और फिर से कॉपी जांच करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने पीएमसीएच कॉलेज अस्पताल के ओपीडी सेवा को भी बाधित कर दिया था। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि जब तक एग्जामिनेशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा कॉपी की जांच नहीं की जाती है तब तक हड़ताल जारी रखेंगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने इंटर में एडमिशन को लेकर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। हालांकि नामांकन लेने के बाद ही स्लाइड अप का प्रयोग करें, जहां वरना आपकी सीट रिक्त मानी जाएगी, यानी कि खाली मानी जाएगी। बीएसईबी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इंटरमीडिएट स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट रविवार को जारी कर दिया गया है। OFSS पोर्टल पर जाकर स्टूडेंट एडमिशन के लिए इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के सांसद मनोज झा ने नाथूराम गोडसे को आजाद भारत का पहला आतंकी कहा है। जी हां, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ बयानों को असंसदीय और घटिया बताते हुए उनकी आलोचना की है। राजद सांसद मनोज झा ने अपना एक वीडियो ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें वो ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक अन्य मीडिया संस्थान से बातचीत के इस वीडियो से जुड़े लिंक को राजद के ऑफिशियल हैंडल से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के लिए जो मसले होने चाहिए उन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए वे वैसे मसले पर बात कर रहे हैं जो हमारी परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि कोविड काल में हुई लाखों लोगों की मौत के लिए यूपी के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मसले पर बताने के लिए उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। अगर वे अब्बाजान और मुस्लिम तुष्टिकरण जैसे विषय उठाकर चुनाव जीतना चाहते हैं तो वे बड़ी चूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के मसले पर इस बार जनता तय करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए भाजपा को बंगाल और बिहार के चुनाव से सीखना चाहिए। आरजेडी सांसद ने कहा कि भाजपा को सोचना चाहिए कि बिहार में उनकी जीत भले ही हो गई हो, लेकिन जीत का फासला कितना कम है। उन्होंने भाजपा को देश को 75 से 76 साल पीछे ले जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमने अपने पड़ोसी के मुकाबले अलग और समावेशी रास्ता अपनाया। हमने हर क्षेत्र में उनसे लंबी लकीरें खींची, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में वायरल फीवर यानी कि वायरल बुखार के बाद डेंगू के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। यह पटना की डॉक्टर और सिविल सर्जन विभा सिंह ने कहा है कि पिछले 3 दिनों में पटना में डेंगू के 16 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हमने अस्पतालों और प्रभावित क्षेत्रों से जानकारी एकत्र करने के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया है ताकि समय पर उपाय किए जा सके। सूत्रों का कहना है कि मरीजों की संख्या ज्यादा हो सकती है क्योंकि उनमें से कई अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती है और उन्होंने सिविल सर्जन कार्यालय को रिपोर्ट नहीं भेजी है। जहां पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, पटना एम्स की ओपीडी में भी पिछले कुछ दिनों में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा देखा गया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में जनता दरबार के जरिए बिहार की जनता की शिकायतों को सुन रहे हैं। जहां विभाग से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री त्वरित कार्रवाई भी कर रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए एक व्यक्ति ने कहा कि उनकी पुत्र और पुत्री की मौत पानी में डूबने से हो गई थी। सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि भी जारी कर दी गई, लेकिन अब दफ्तर का कर्मी मुआवजे की राशि के भुगतान के लिए 1 लाख रुपए की घूस मांग रहा है। जब घूस की बात सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्से में आ गए। सीएम नीतीश कुमार ने मुआवजे की राशि देने के बदले घूस की मांग पर गुस्से में आ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फौरन आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को फोन मिलाया और कहा कि इस मामले में सारी जानकारी लेकर घूस मांगने वालों के खिलाफ केस करें। वही दूसरा मामला आपको बता दें कि भागलपुर से आई एक बच्ची ने जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार के सामने कहा है कि उसने 2016 में मैट्रिक का एग्जाम पास किया था, लेकिन उसे अब तक मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की राशि नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही एक युवक ने भी ऐसा ही शिकायत की। यह युवक ने जनता दरबार में कहा है कि उसने 2017 में 10वीं की परीक्षा पास की थी, लेकिन उसे प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। ऐसी शिकायतों को सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौंक गए।
दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपहरण के मामले में बेल टूटने के बाद जेल में बंद है। इसके बावजूद भी वे बिहार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर से बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 4 महीने से कैद हूं, जघन्य अन्याय हो रहा है, लेकिन पीड़ा है कि वायरल बुखार से दर्जनों बच्चे मर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि राजनेता सब राजनीति में व्यस्त हैं, शायद सेवा करके मैं कुछ की जान बचा पाता। पप्पू यादव ने कहा है कि कुछ मां का आंसू पोंछ पाता, दवा उपचार का इंतजाम करता। उन्होंने कहा है कि यूं ही बच्चों को मरने नहीं देता। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कोरोना काल में कई लोगों को ऑक्सीजन और दवा का इंतजाम किया था, जिससे लोग उनके पास मदद के लिए पहुंच रहे थे। वही पटना में भीषण जल जमाव के बाद भी उन्होंने कई मोहल्ले में जाकर लोगों की सहायता की थी। दोस्तों, पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन के समय मुकदमों का विवरण देना होगा। जी हाँ, ये एक नई बात है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने से संबंधित गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। जी हाँ, अभ्यर्थी को सख्त में न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने से संबंधित या फिर किसी अन्य न्यायालय में दर्ज आपराधिक मुकदमे से संबंधित घोषणा पत्र शपथ के रूप में देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अनारक्षित पद तथा नाम निर्देश शुल्क संबंधित लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिला, अनुमंडल, प्रखंड और अंचल द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ संकलन करना होगा। दोस्तों, नीट 2021 की परीक्षा में सॉल्वर गैंग का वाराणसी क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बीएचयू की एक छात्रा को दूसरे की जगह पर परीक्षा देते हुए पकड़ी गई है। लड़की को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। छात्रा के साथ उसकी मां की भी गिरफ्तारी की गई है। इस गैंग का मास्टरमाइंड बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला है। गैंग में केजीएमयू लखनऊ का एक डॉक्टर भी शामिल है, जिसकी अहम भूमिका है। इस गैंग का नेटवर्क पूर्वोत्तर राज्य तक फैला हुआ है। नीट 2021 की परीक्षा में सॉल्वर गैंग का खुलासा करते हुए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया है कि नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग के ऊपर नजर रखने के लिए बाकायदा क्राइम ब्रांच की टीम गठित की गई थी। इसी टीम ने नीट परीक्षा के लिए सारनाथ स्थित एक सेंटर पर संदेह के आधार पर लड़की को पकड़ा और पूछताछ में खुलासा हुआ है कि लड़की दूसरे के स्थान पर यानी कि दूसरे के जगह पर परीक्षा दे रही थी। जब पुलिस कमिश्नर के मुताबिक ये डील 5 लाख रुपए में हुई थी। जब दूसरे की जगह पर परीक्षा देते हुए गिरफ्तार हुई जूली नाम की छात्रा ने पुलिस को बताया है कि वे बीएचयू की छात्रा है, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जी हां, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बीडीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा जूली पटना के संदलपुर वैष्णवी कॉलेज की रहने वाली है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके पिता पटना में सब्जी बेचते हैं। गरीबी का फायदा उठाकर सॉल्वर गैंग ने जूली की मां बबीता को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद उनसे कहा गया है कि अगर तुम्हारी बेटी हमारी कैंडिडेट की जगह बैठकर परीक्षा दे देगी तो सेंटर से बाहर निकलते ही 5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।